How are you all? Welcome back to our YouTube channel NTSC Guide. Today रामानुजन बैच में हम आज पढ़ेंगे फंक्शन, जो कि हमारा टॉपिक है रिलेशन से आगे का। आपको हमने बताया था ऑलरेडी। हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्फ्रेंसिव कोर्स चल रहा है। ये न्यू बैच है रामानुजन बैच। ये 2022 के लिए लॉन्च किया है हमने, और ये पूरा का पूरा 2022 से 2023 तक जाएगा। मैथमेटिक्स का हमारा कोर्स है, हम ऑलरेडी आपको ये चीज़ सारी इन्फॉर्म कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा, उसको हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ रिलेशन पर। वैसे तो हमने इस रिलेशन को पढ़ लिया है, पिछले 3 सेशन हमने कवर किए हैं रिलेशन से रिलेटेड, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको गौर करेंगे, क्योंकि रिलेशन पर ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा करके हम क्या क्रिएट करते हैं, फंक्शन। यानी कि फंक्शन भी एक रूल होता है, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है, मोर रिस्ट्रिक्शंस टू द रिलेशन। रिलेशन क्या होता था? ये एक कनेक्शन होता था बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू नॉन एम्पटी सेट, राइट। जैसे कि मैंने तो आपको बताया था कि एक सेट ए होता है और एक सेट बी होता है, और एक रिलेशन आर डिफाइन किया जाता है ना। और फिर इस आर को हम क्या कहते हैं? दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे उसका हम सबसेट निकाल के लाते थे, उसे हम रिलेशन कहते थे। जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम पे आप देखोगे कि मेरे पास कुछ एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। -2 है, 0 है, 1 है और 3 है। इधर एलिमेंट आपको दे रखे हैं -3, दैट इज 1, 3 एंड 4। तो आपको यहां जो है इस सेट को मैं बोल देता हूं दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो सपोज करिए कि मेरे पास जो ए है वो क्या दे रखा था मुझे, -2, 0, 1 और 3। और इधर बी क्या दे रखा था मुझे, बी दे रखा था -3, दैट इज 1, 3 एंड 4। नाउ अब मैं यहां से ये देखता हूं कि इसने ये जो रिलेशन क्रिएट किया है, जिस तरीके से एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन क्या आना चाहिए। तो देखिए -2 का इसने कहाँ कहाँ कनेक्ट किया, 1 के साथ किया है और 3 के साथ किया है। मतलब -2 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ भी है, और इस -2 का रिलेशन 3 के साथ भी है। ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट देखें तो 0 का रिलेशन इसने किसके साथ किया है, -3 के साथ। तो आप यहाँ पे 0 का रिलेशन -3 के साथ कर देंगे। फिर 1 का रिलेशन किसके साथ है बच्चों, तो 1 का रिलेशन इसने 4 के साथ किया है, तो 1 का रिलेशन हम 4 के साथ कर देंगे। और लास्ट में जो 3 है उसका रिलेशन किसके साथ किया है, इसने 1 के साथ। आपको ये समझ में आया होगा यहाँ से कि किस तरीके से उसने इन दोनों एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। दैट्स वाई हम ये कह रहे थे कि रिलेशन जो होता है, दिस इज ओनली द कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स। वहां कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये एक अलग मैटर करता है, लेकिन रिलेशन क्या है, कनेक्शन है ना। और दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन में आप ऐसे पढ़ोगे कि दिस इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। राव, अब हमें यहाँ ये देखना है, अगर हम फंक्शन की तरफ रेडी हो रहे हैं तो देखिए बस यही चीज यहाँ मैटर करेगी। मैं आपको अभी कुछ डायग्राम्स रिप्रेजेंट करूंगा फंक्शंस के, और फंक्शंस की एक एक्चुअल डेफिनेशन भी दूंगा। हमें यहाँ ये देखना है कि इस -2 का 2 जगह रिलेशन मिला हमें, एक जगह मिला 1 के साथ और एक जगह मिला 3 के साथ। सबसे पहली चीज, इस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये तो देख लें कि किन किन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो सबसे पहले इस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। दूसरी चीज और क्या रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट होता है यहां पर जिसमें एलिमेंट होते 1, 2, 3, और एक तरफ दूसरा सेट होता है यहाँ पे जिसमें एलिमेंट होते मेरे पास x एंड y। 1 का रिलेशन सपोज करिए x के साथ होता, 1 का रिलेशन सपोज करिए y के साथ होता, और 2 का रिलेशन यहाँ पे किसके साथ होता, 1 के साथ। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनता बच्चों, वो क्या बनता, वो बनता 1 का x के साथ हो गया, फिर उस 1 का किसके साथ हो गया, y के साथ हो गया, और फिर 2 का किसके साथ हो गया, x के साथ। तो ये रिलेशन निकल के आता। अब देखिए इस रिलेशन में क्या क्या चीज थी। तो एक चीज तो हमने ये आपको बताई दी कि 1 का रिलेशन यहाँ किस किस के साथ है, x के साथ भी है और y के साथ भी है। तो ये चीज तो हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है। फंक्शन में जाएंगे तब, है ना, ये चीज सीखेंगे कि कौन कौन सी चीजें रिस्ट्रिक्ट होकर के आई हैं, जो रिलेशन को किसमें कन्वर्ट कर रही है, फंक्शन की डेफिनेशन में। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, दूसरी चीज ये है कि ये जो 3 एलिमेंट है बच्चों, इसका किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है ना। ये चीज आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 है इसका किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। तो दूसरी चीज यही रिस्ट्रिक्ट होनी है, यानी कि इधर की जो इनपुट वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी इनपुट वैल्यूज जिनमें 1 है, 2 है, 3 है, इनका किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन लगेगी, अगर मैं इसको नंबर 1 बोल दूं तो नंबर 2 रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगी, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ए शुड हैव रिलेशन ये मस्ट है। सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑल दी एलिमेंट्स लिख सकते हो आप इनको, ऑल दी एलिमेंट्स, है ना। ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए शुड हैव दी रिलेशन। ओके, अब उस रिलेशन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। दोनों रूल पैरेलल ही काम करेंगे, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 भी काम करेगी साथ में और रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 भी काम करेगी। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से रिलेशन की डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करके हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और फिर देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन। अब ये डोमेन क्या है इसको अभी मैं क्लियर करूंगा। डोमेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन है आर और ये डिफाइन हो रहा है सपोज करिए ए से बी पर, तो इस ए को क्या कहते हैं, हम ए को कहते हैं डोमेन। इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। जहां एलिमेंट्स जा रहे होते हैं मैप होने, उनको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कोडोमेन। और इसी कोडोमेन के अंदर बैठा होता है कौन, रेंज। अभी हम इन सारी चीजों को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, बट हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, और ये रिलेशन कैसा है, जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन को हम क्या समझेंगे यहाँ पे ए, यानी कि ए का ईच एलिमेंट, यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, कनेक्शन, है ना। वो कनेक्टेड होना चाहिए, किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ द रेंज। रेंज मतलब हम यहां पे समझेंगे बी, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब बनेगा जब इसके सारे के सारे एलिमेंट, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, कनेक्टेड विद एट मोस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, फंक्शन के बारे में ध्यान रखोगे। ये फंक्शन का निचोड़ है, जो आपको अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ाई जाती हैं कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। वो ये कह रहा है कि जो भी एलिमेंट हैं ए के सारे कनेक्टेड होने चाहिए, किसके साथ, एटमोस्ट 1, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक के साथ, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास इस सेट ए में एलिमेंट होते सपोज करिए 1 और 2। अब 1 का जो रिलेशन है ना, अब 1 कनेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक के साथ होना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा एक के साथ होने का मतलब क्या है, इसका कनेक्शन हो या ना हो। मान लीजिए x के साथ कनेक्ट है, मान लीजिए कोई दूसरा सेट मैंने ले लिया x, y इधर, और 1 का रिलेशन x के साथ है, तो ऐसा नहीं है कि इस 1 का रिलेशन y के साथ भी हो। देखिए ये कह रहा है एटमोस्ट 1 के साथ होना चाहिए, यानी कि अगर x के साथ रिलेशन हो गया है 1 का, तो फिर अब 1 का रिलेशन y के साथ नहीं होना चाहिए। इसी चीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है रिलेशन से फंक्शन में आने के लिए। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है ना। मैं कुछ इमेजेस आपको शो करता हूं जिनमें आपकी पहचान होगी कि हाँ कौन सा रिलेशन बनेगा और कौन सा रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे यहां पे देखें, अगर मैं यहां पे देखूंगा तो यहां पे हमें कैसे कैसे रिलेशन दे रखे हैं। जैसे यहां पे ए है, इस ए का रिलेशन यहाँ पे किसके साथ दे रखा है, 1 के साथ या फर्स्ट के साथ, यानी कि ए कैसे रिलेटेड हो रहा है, फर्स्ट के साथ रिलेट हो रहा है। दूसरा क्या है, हमें बी यहाँ पे सेकंड के साथ रिलेट हो रहा है, फिर सी यहाँ पे थर्ड के साथ रिलेट हो रहा है, और डी यहाँ पे किसके साथ रिलेट हो रहा है, फोर्थ के साथ। हमने ये एक रिलेशन बना लिया है ना। अब इस रिलेशन में हमें वो दोनों रिस्ट्रिक्शन देखनी है। नंबर 1 क्या रिस्ट्रिक्शन थी, कि जो भी रिलेटेड हो वो एटमोस्ट 1 के साथ हो, कनेक्शन एटमोस्ट 1 होना चाहिए। और नंबर 2 क्या था हमारा, नंबर 2 ये था कि हम जो भी एलिमेंट्स बनाएंगे, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी कनेक्टेड, उसे कनेक्टेड होना ही पड़ेगा बच्चों। यानी कि पहली शर्त है कि एटमोस्ट 1 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि वो कनेक्शन जो है वो ईच एलिमेंट का होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए रिलेशन से। जैसे कि हमने ए का भी रिलेशन देखा यहाँ पे
हमने बी का भी रिलेशन देखा यहाँ पे, हमने सी का भी रिलेशन देखा यहाँ पे, और हमने डी का भी रिलेशन देखा यहाँ पे। सबके रिलेशन ज्यादा से ज्यादा एक के साथ है, मतलब ये जो रिलेशन है इसी को मैं क्या कह सकता हूं, फंक्शन। यानी कि यहां अगर मैं देखूं तो दोनों ही चीजें एक हैं। नेक्स्ट इमेज ले लेते हैं और नेक्स्ट इमेज में देखते हैं इस चीज को। नेक्स्ट इमेज में क्या है हमारे पास, एक मिनट देखिए। नेक्स्ट इमेज ये कह रही है आपसे कि यहां पे ए का रिलेशन किसके साथ है, सेकंड के साथ। अब इसका ए का जो रिलेशन है वो एटमोस्ट वन के साथ ही है, ध्यान रखोगे, इसका किसी और के साथ रिलेशन नहीं है। फिर बी का रिलेशन किसके साथ है बच्चों, फर्स्ट के साथ। फिर सी का रिलेशन किसके साथ है, सेकंड के साथ, इसका भी एटमोस्ट वन के साथ है। और डी का रिलेशन भी किसके साथ है, थर्ड के साथ। मतलब हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहली बात तो देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन है, पहली चीज क्लियर। और दूसरी चीज ये क्लियर कि सबके पास एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये भी फंक्शन की कैटेगरी में आता है, ये भी फंक्शन की कैटेगरी में आता है ना। यानी कि ये भी रिलेशन फंक्शन बन गया और ये भी रिलेशन फंक्शन बन गया। अब देखते हैं हम थर्ड। तो थर्ड में हमारा क्या है, थर्ड का देखने से पहले मैं एक और स्लाइड आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए थर्ड की हमारी ये है कि सपोज करिए ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है। इसमें क्या हो रखा है, इसमें देखिए वन का जो ए का रिलेशन है वो किसके साथ है, यहाँ पे वन के साथ। और इसी ए का रिलेशन और किसके साथ दे दिया इसने, थर्ड के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि एटमोस्ट वन की कंडीशन फेल हो गई। मतलब ये हुआ कि ए का रिलेशन दो के साथ हो गया। देखिए एलिमेंट रिलेशन तो सारे एलिमेंट्स का, डी का भी है, सी का भी है, बी का भी है। मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो कनेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा एक के साथ होना चाहिए। लेकिन ए का कनेक्शन यहाँ पे दो एलिमेंट्स के साथ है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन को यहां पे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ओके, अब चलते हैं फोर्थ एग्जांपल क्या कह रहा है हमारा। फोर्थ एग्जांपल मैंने बिल्कुल पिछले स्लाइड पे जो दे रखा था वही मैंने कॉपी कर रखा है। और मैंने यहां दिखाया है कि ये जो -2 है इसका रिलेशन यहाँ पे देखिए 1 के साथ भी है और यहाँ पे 3 के साथ भी है, और इसी वजह से ये भी रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। यानी कि आपने दो एग्जांपल देखे कि कौन फंक्शन नहीं बन रहे और दो एग्जांपल देखी कौन फंक्शन बन रहे हैं। तो मेरा एक बेसिक सा आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपसे ये कह रही है कि जो भी आप कनेक्शन बना रहे हो ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि इसके एलिमेंट्स को जब आप इसके एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करने जा रहे हो तो वो किस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए, वो इस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए कि पहली बात तो ईच एलिमेंट का कनेक्शन हो और दूसरी बात जो कनेक्शन है वो एटमोस्ट वन के साथ हो। क्लियर हुआ ना मेरा पॉइंट। इस लाइन को आप कहीं भी नोट करके लिख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फंक्शन की डेफिनेशन बताने के लिए, है ना। ये बता रहा है ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे किसके साथ, एटमोस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी के साथ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या क्या है, तो सबसे पहले हम एक ज्योमेट्रिकल चीज देखते हैं। यहाँ पे हमने प्रेजेंट कर रखा है एफ एक्स को, है ना। एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स एक फंक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, वैरायटी फॉर्म में y इज इक्वल टू एफ एक्स कहते हैं। यही हम नॉर्मली पढ़ते हुए आते हैं पूरी की पूरी थ्रू आउट दी बुक, है ना। इस एफ एक्स में क्या होता है, एक इनपुट वैल्यू होती है। इनपुट वैल्यू का मतलब है कि ये जो x है ये इस तरीके से आता है यहाँ पे और इस x में वैल्यू देता है अपनी, है ना। ये x इस फंक्शन पर ऑपरेट होते हैं, इस f पर। f क्या एक तरीके से मशीन, ओके। ये एक तरीके से मशीन दे रखी है हमें, और इस मशीन में f में जो इनपुट वैल्यू x आती हैं वो जब यहां ऑपरेट होती हैं तो हमें मिलता है एक आउटपुट। क्या मिलता है, आउटपुट। ये आउटपुट किस फॉर्म में मिलता है, तो ये आउटपुट मिलता है हमें एफ एक्स के फॉर्म में। कैसे मिलता है ये, देखिए ऐसे मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो इनपुट वैल्यूज हैं वो हैं ये, दीज आर द इनपुट वैल्यू। सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे कोई सेट ए दे रखा होगा और यहाँ पे एक सेट बी दे रखा होगा। यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, किसके थ्रू जाना है, इस एफ एक्स के थ्रू जाना है, और यहाँ पर ये एफ दे रखा है, ओके। किस तरीके से, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, अब इतना समझ लीजिए, इसको कहते हैं हम डोमेन और इसको कहते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, ओके। अब ये जो हमारी इनपुट वैल्यूज हैं ए के अंदर, जिसमें -1 है, 1 है, 0 है, 2 है और 3 है,
इनको जब fx पे ऑपरेट किया जाएगा, fx, अब ये fx क्या है, ये मशीन कोई भी हो सकती है, उसको डिफाइन किया जाएगा कि किस टाइप की मशीन हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मशीन कौन सी यूज करी है, हमने यहाँ पर मशीन यूज करी है fx 2x² + 3, यानी कि जो भी आप इनपुट लाओगे उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 उसमें ऐड करेंगे। देन व्हाट इज द आउटपुट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस y इज इक्वल टू fx, तो हमारे पास ये हमारी आउटपुट वैल्यूज आने वाली हैं। कैसे आएंगी ये आपको पता चल गया होगा। ये 5 कैसे मिला हमें, ये 5 मिला होगा जब हमने x के पे -1 पुट किया, यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 5। फिर नेक्स्ट देखिए 1 को स्क्वायर करेंगे तब भी 5 ही आएगा, तो 5 आया, 5 आया, नेक्स्ट यानी कि 0 करोगे तो 3 आएगा, 11 आएगा और 21 आएगा। आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से फंक्शन पर वैल्यू ऑपरेट होती है, फिर फंक्शन उनकी एक आउटपुट वैल्यू निकाल के देता है। ओके, मैंने एक डायग्राम और यहाँ पर नोट करके दे रखा है आपको, मैंने इनको कंसिडर किया है, दिस इज -1, दिस इज 0, है ना, सारी चीजें मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी हैं। 1 मिनट, जैसे कि ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इनकी किस तरीके से वैल्यू कनेक्टेड हो रही है, इस तरीके से वैल्यू कनेक्टेड हो रही है। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो देखिए -1 का कनेक्शन किसके साथ है बच्चों, -1 का कनेक्शन है आपका 5 के पास, है ना, यानी कि -1 कनेक्ट हो गया किसके साथ, 5 के साथ। फिर देखेंगे हम 0 का कनेक्शन किसके साथ है, तो 0 का कनेक्शन 3 के साथ। फिर 1 का कनेक्शन किसके साथ है, तो 5 के साथ। फिर देखेंगे 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 11 के साथ, और 3 का कनेक्शन किसके साथ है, 21 के साथ। अब ये देखना है कि इसका रिलेशन एटमोस्ट 1 के साथ, इसका रिलेशन भी एटमोस्ट 1 के साथ, इसका रिलेशन भी एटमोस्ट 1 के साथ, इसका रिलेशन भी एटमोस्ट 1 के साथ, और सारे के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। मींस इस तरीके की अगर आपको कोई इमेज दे देता और पूछता कि ये फंक्शन फॉर्म करेगा क्या, तो एग्जैक्टली हम उसको ये बताते हैं कि हाँ ये फंक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने ये देखा कि जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो नॉर्मली जो मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है उसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है, किसको, फंक्शन को। ओके, इसमें x को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द इनपुट वैल्यू, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इधर जो y है इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट वैल्यू बच्चों, और आउटपुट वैल्यू का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जो हमने पढ़ा है, इसमें y है डिपेंडेंट और x है हमारा इंडिपेंडेंट। तो कोई भी फंक्शन जब भी हम क्रिएट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स में, इसमें दो चीजें मैटर करती हैं कि सपोज करिए कि कोई भी फंक्शन f किसी a से कहा जा रहा है b पर, इज known as function if all the elements of a should be connected, है ना, कनेक्टेड और कहूं तो मैं पेयर्ड विद एट मोस्ट 1, और इसको एग्जैक्टली भी कह सकते हैं हम, एग्जैक्टली 1 ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये इसकी एक प्रॉपर सी डेफिनेशन है बच्चों, समझने के लिए कि किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। कोई भी फंक्शन f a से b पे डिफाइन हो रहा है तो इसको हम फंक्शन तभी कहेंगे जब वो कनेक्टेड हो सारे के सारे एलिमेंट्स को लेकर के, किसके साथ, b के, और b के कितने एलिमेंट्स के साथ, एग्जैक्टली 1 के साथ, या फिर हम कहें तो एटमोस्ट 1 के साथ। एग्जैक्टली 1 और एटमोस्ट 1 का मतलब मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। लेफ्ट में ये अगर मान लीजिए आपका a है, इधर a है, और इधर अगर मान लीजिए आपके पास b है, और इसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, f, तो इसके पास कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए जिसकी हमें इमेज ना मिले, है ना। जो एलिमेंट यहां से जाते हैं अपनी वैल्यू लेकर के, और यहां अगर वो अपनी वैल्यू फाइंड आउट पाते हैं, है ना, यानी कि अगर आपने जैसे कि कहा कि a ने, मैंने x को इनपुट के फॉर्म में यूज किया, ये हमारा इनपुट है ना,
ये एफ एक्स में गया तो यहां से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। इस आउटपुट को हम दूसरी डेफिनेशन में बच्चों इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज। यानी कि जब भी कोई एक्स इस एफ एक्स में एंटर करता है और अपनी एक वैल्यू, आउटपुट वैल्यू निकाल के लाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इमेज। इस इमेज के रिगार्डिंग में जिस वैल्यू को यूज किया गया था उसको हम क्या कहते हैं, प्री इमेज। आई थिंक क्लियर होगा। यानी कि इमेज किसकी निकाली गई, एक्स की, तो एक्स क्या है हमारा, प्री इमेज है ना। एक्स की क्या निकाली गई, इमेज निकाली गई। किसके अकॉर्डिंग निकाली गई, इस एफ के अकॉर्डिंग निकाली गई। ओके, तो देखिए दो तीन चीजें हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख लेते हैं कि एफ जो है अगर डिफाइन किया जा रहा है हमारा ए से बी पर, तो इस ए को हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है डोमेन, और इस बी को हम क्या कहते हैं, इस बी को कहते हैं हम कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। तो एक हो गया हमारा डोमेन और एक हो गया हमारा कोडोमेन। डोमेन एक्चुअल में क्या होता है, डोमेन की अपनी खुद की एक डेफिनेशन है, ये लार्जेस्ट सबसेट होता है ऑफ द रियल नंबर्स। में इसलिए कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, यहां पे ऐसा मत समझ लेना कि रियल नंबर ही क्यों बोला गया है। मैंने रियल नंबर इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं रियल वैल्यूड फंक्शन की ही बात करूंगा, ओके, यहां हम आगे नहीं जाएंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर में से बड़ा सबसेट ढूंढ के लाइए, उसको हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट सबसेट ढूंढ के लाना है किसका, रियल नंबर का, और वो क्या बनेगा, फंक्शन इन विच फंक्शन इज वेल डिफाइंड। मैंने एक सेशन और लिया था, आपका ध्यान होगा, वेल डिफाइंड में, जब मैं सेट थ्योरी पढ़ा रहा था आपको। वेल डिफाइंड का यहां मीन क्या है, ये दोनों ही मीन है यहाँ पे वेल डिफाइंड के। पहला मीन क्या है, पहला मीन ये है कि जो भी आपने एक्स दिया उसका जो एफ एक्स आया, मतलब जो इमेज आई, वो कहां बिलोंग करनी चाहिए, बी में, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये है कि जो एक्स है इसकी जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। दोनों की दोनों शर्तें जब फुलफिल होती हैं तो हमारा क्या बनता है, फंक्शन बनता है। और फंक्शन का क्या डिफाइन हो जाता है, डोमेन डिफाइन हो जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब वो कोडोमेन में जा रहे होते हैं तो कोडोमेन में जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे एलिमेंट मैच कर जाएं, लेकिन हमें पता है कि ये जो इमेजेस आती हैं अगर मैं इनका कलेक्शन कर लूं, यानी कि कलेक्शन ऑफ इमेजेस, और इनको अगर मैं एक सेट बना दूं तो बच्चों इसको कहते हैं हम रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। और ये इमेजेस कहां जाती हैं, हमेशा इमेज किसको बिलोंग करती है, बी को। मतलब यहां जो एलिमेंट आने वाले हैं, यहां ये किसके एलिमेंट आने वाले हैं, बी के, मतलब ये किसका सबसेट होने वाला है, कोडोमेन का। ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो जो रेंज होती है वो क्या होती है, सबसेट होती है, किसका होती है, कोडोमेन का, ठीक है। बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ये मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़नी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एफ एक्स दिया आपको, कहा कि 1/x-1, मैंने पूछा इसका डोमेन क्या होगा। तो आपको मैंने डोमेन की अभी डेफिनेशन बताई थी कि ये एक लार्जेस्ट सबसेट होता है। किसका लार्जेस्ट सबसेट होता है, रियल नंबर का, इन विच फंक्शन विल बी वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड में हमें ये देखना है कि क्या ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन कहां डिफाइंड नहीं होगा, ये बताइए मुझे। जब व्हेन x-1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की बात होती है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना होना चाहिए मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में। यानी कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये चीज 0 होगी, और ये चीज 0 होगी तो ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम इस x को मना कर देते हैं, क्या होने से, 1 होने से। मतलब इफ, अब x क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर which is not equal to 1। तो इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए यहां से अगर मैं इसका डोमेन निकालता तो डोमेन में क्या लिखता, मैं लिखता कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 1।
यानी कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आर में से आप किसको हटा दीजिए, 1 को, ये भी मेरा डोमेन हो गया। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए 11th क्लास का थोड़ा सा मटेरियल आपको यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे सोचो कि सर हमें पहले 11th का पढ़ाएं एंड देन 12th का पढ़ाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, मैं इसके लिए आपको जरूर सलाह कर सकता हूँ कि मेरा जो सेशन है 11th क्लास का भी इसी कोर्स के रिगार्डिंग में बैच चल रहा है। वहां जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको कोई चीज लगती है कि डोमेन वहां पढ़ाया गया होगा अच्छे से, तो डोमेन को वहां से कवर कर लेते हैं, दैट इज गुड। ओके, और ये आपका टैलेंट होगा कि आप वहां जाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं। सिमिलरली मैं कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, देखिए कोडोमेन कोई भी ऐसा सबसेट हो सकता है दैट कंटेन्ड अ सेट दैट कंटेन ऑल दी इमेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि इमेजेस कहूं या आउटपुट वैल्यू कहूं, दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप ऐसे समझोगे कि दोनों चीजें अलग अलग हैं तो फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि कोडोमेन की कोई अपनी डेफिनेशन नहीं बताता। लेकिन मैं आपको एक डेफिनेशन प्रॉपर वे में बता रहा हूं कि कोडोमेन होता क्या है। तो एक ऐसा सेट होता है जो कंटेन्स कर ले किसको, इमेजेस को। ऐसा ना हो कि हमने कोई इमेज वैल्यू निकाली जो कि आपके कोडोमेन में है ही नहीं, यानी कि उस सेट में ही नहीं है, तो फिर वो कोडोमेन नहीं बनेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एफ एक्स बराबर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैंने एक सेट लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैं बी बनाता हूं। बी मैंने क्या क्या ले लिया, सपोज करिए 1 से लेकर के मैं चला गया, सपोज करिए कहां तक, 15 तक। ओके, कहां तक चला गया, 15 तक। यानी कि ये रहा मेरा कौन, ए, जिसमें एलिमेंट है मेरे 1 2 3 एंड 4। 1 की इमेज अगर मैं निकालूंगा, देखिए यहां पे अगर मैं x बराबर 1 पुट करता हूं तो मेरा एफ एक्स कितना आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा मेरा f1, और f1 की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। मतलब ये जो 1 है ये कहां मैच करेगा, 2 में। ये सेट भी पूरा आपको दे रखा है, इसमें कहां से कहां तक के एलिमेंट लिख रखे हैं, 1 से लेकर के 15 तक के। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ये कहां तक जा रहे हैं, ये 15 तक एलिमेंट्स जा रहे हैं। अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 की बात करी, तो यहां से जो एफ एक्स है, यानी कि जो f2 है, उसकी वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5। यानी कि 2 की इमेज किस पे आएगी, 5 पर आएगी, यहां 5 होगा। ओके, 3 की अगर मैं इमेज निकालूंगा यहां से, तो 3 की इमेज यानी कि f3 बनेगी, f3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10 बनेगी। तो 3 की इमेज किसको मैच करेगी, यहाँ पे जो भी 10 एलिमेंट आएगा। लेकिन जब मैं x इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा बच्चों, तो यहां से जो f4 की वैल्यू आएगी दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 1, तो वो कितनी आएगी, 17। अब मुझे बताओ इस 4 की जो इमेज है, जो कि कितनी आने वाली है, 17 आने वाली है, क्या वो यहां दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट बी दे रखा है ना आपको, ये कोडोमेन बनने लायक नहीं है, दैट इज नॉट द कोडोमेन। मेरी बात क्लियर हुई। ओके, अगर सपोज करिए, अब सपोज कर लेते हैं कि ये बी जो है इसको हम बढ़ा लेते हैं, कहां तक ले गए, सपोज करिए 15 की बजाय इसको ले गए हम 20 तक, यानी कि 1 से लेकर के यहां तक टोटल काउंटिंग कितनी है, 20 तक। तो 20 तक है तो यहां बीच में 17 आएगा, और 17 आएगा तो इसका मतलब 4 की भी इमेज होगी। 4 की इमेज 17 अगर मिल गई है तो हमारा डोमेन क्या हो गया, ये मान लिया था ना हमने। कोडोमेन क्या मान लिया, कोडोमेन मान लिया 1 से लेकर के 20 तक के सारे नेचुरल नंबर्स। अब रेंज कितनी आएगी, तो देखिए रेंज मैं बता देता हूं। मैंने कहा था इमेजेस का कलेक्शन लेना है, तो 1 की इमेज कितनी थी, 2, 2 की इमेज कितनी थी, 5, 3 की इमेज कितनी थी, 10, और 4 की इमेज कितनी है, 17। तो 2 5 10 और 17, ये क्या है, हमारी रेंज की एलिमेंट है। किसकी रेंज है, ये फंक्शन की। फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और ये रेंज किसका सबसेट बन के बैठी हुई है, तो 1 2 3 एंड अप टू ये कहां तक एलिमेंट्स जा रहे थे, 20, किसका सबसेट बन के बैठी हुई है। सारी चीजें बहुत अच्छे से देखिए, कितनी बेसिक चीजों को मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन डोमेन बन सकता है, कौन कोडोमेन बन सकता है, कौन सी चीज रेंज होती है ना। सारी चीजें क्लियर होने के बाद अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ द फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर मैं आपको ले सकता हूं, टाइप ऑफ द फंक्शन। टाइप ऑफ द फंक्शंस में क्या है, जैसे सबसे पहला आता है कांस्टेंट फंक्शन, बहुत फेमस, और सब यहीं से शुरुआत करते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस क्या है। देखिए कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप इनपुट वैल्यू देते हो कोई x, दिस इज योर इनपुट,
यहां से जो आउटपुट वैल्यू है, आउटपुट मतलब एफ एक्स, अगर ये फिक्स हो जाए, क्या हो जाए, फिक्स। फिक्स का मतलब मैं कह देता हूं कि सपोज करिए इसको मुझे हर बार किससे मैच करना है, 1 से। जैसे यहां पे हमारे पास बहुत सारी इनपुट वैल्यूज हैं, इनपुट वैल्यूज में जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 6, और यहां पर मैंने कहा कि यहां पे भी कुछ भी लिख लीजिए आप, ए बी सी डी। मैंने कहा कि 1 की इमेज कहां पे आती है, सी पर, 2 की इमेज कहां पे आती है, सी पर, 3 की इमेज कहां पे आती है, सी पर, 4 की इमेज सी पर, 5 की इमेज सी पर, और 6 की इमेज भी सी पर। यानी कि दिस इज द फिक्स एलिमेंट, फिक्स आउटपुट वैल्यू, फिक्स आउटपुट वैल्यू। तो यहां पे जो एफ एक्स है उसको क्या लिखा गया, सी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। चाहे मैंने F1 की वैल्यू निकाली वो भी सी आई, F2 की वैल्यू निकाली वो भी सी आई, F3 की वैल्यू वो भी सी, ऐसे ही F6 की वैल्यू भी सी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी इसलिए रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर 2 एग्जांपल है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास जो x है ये हमारी इनपुट वैल्यू है, अगर इसकी जो आउटपुट वैल्यू है, आउटपुट वैल्यू जिसको हम क्या कहते हैं, एफ एक्स, इट्स सिमिलर या सेम एज इनपुट, देन एफ एक्स क्या कहलाएगा, एफ एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर हुआ ना, ऐसे समझ लीजिए कोई एफ है जो किसी सेट ए से कहां डिफाइन किया गया है, ए पर ही ध्यान रखोगे, डोमेन एंड कोडोमेन शुड बी सेम होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के। हाँ, आप अगर कोई सेट लगा रहे हो तो उसमें ए जरूर बैठा होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, एक्स्ट्रा दिमाग में कहते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो सपोज करिए आपने कोई सेट बी चुना, तो बी ऐसा चुनिए कि जिसमें ए प्रॉपरली कंटेन करता हो। देन अब इनपुट वैल्यू हमारी क्या है, एक्स, इसको हमने किस पे ऑपरेट किया, एफ एक्स पे, और आना क्या चाहिए, वही इनपुट आना चाहिए लौट के, देखिए सेम एज इनपुट। व्हाट इज द इनपुट, इनपुट इज एक्स, मतलब आउटपुट भी कितना आना चाहिए, एक्स। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब हमारे पास अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये भी 1 2 3 4 5 6 होता है, और 1 की इमेज 1 होती, 2 की इमेज 2 होती, क्योंकि सेम आना चाहिए है ना, इसी चीज पे हमें फोकस करना है। तो 6 की इमेज 6 हो जाती, और ऐसे फंक्शन का हम नाम क्या रख देते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 1 फंक्शन। देखिए कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी 1 1 फंक्शन इफ फॉर ऑल x1 x2 जो कि कहां बिलोंग करते हैं, सपोज करिए कोई फंक्शन जो a से कहां डिफाइन कर रखा था, b पे, a, एंड इनकी जो इमेजेस है ना fx1 fx2, अगर ये इमेजेस किसको बिलोंग कर रही हैं, b को, एंड मैंने मान लिया कि fx1 किसके इक्वल है, fx2 के, तो ये इंप्लाइज करेगा कि x1 भी किसके इक्वल होगा, x2 के। मतलब आप थोड़ा सा यहाँ इमेज से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये x1 मान लिया मैंने, x2 मान लिया, इसकी पहले वाले की इमेज को मैंने माना fx1, और इसकी दूसरे वाले की इमेज को मैंने माना fx2। ठीक है, अब x1 किसको मैप कर रहा है, fx1 को, x2 किसको मैप कर रहा है, fx2 को। सपोज करिए दोनों के दोनों जो वैल्यू हैं fx1 और fx2, बाय द वे ये बराबर हो गई, इक्वल हो गई एक दूसरे के, तो ये तभी संभव हो पाएगा अगर ये फंक्शन 1 1 है कि ये भी दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। ठीक है, ओके, तो 1 1 फंक्शन के लिए आपको ये वाला क्राइटेरिया हमेशा फॉलो करना है, नोट कर सकते हो आप। जब भी पूछा जाए कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, आप ये वाला रूल अप्लाई कराएंगे और x1 को x2 के इक्वल दिखाएंगे। अगर आपने दिखा दिया तो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये भी है, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर मान लीजिए x1 x2 के इक्वल नहीं है, मतलब आपने यहाँ एक एलिमेंट डिफरेंट लिया, एक एलिमेंट यहाँ डिफरेंट लिया, तो इन दोनों की इमेजेस भी डिफरेंट आनी चाहिए, क्योंकि अगर इमेजेस सेम आ गई तो फिर 1 1 नहीं होगा। ठीक है ना,
तो इसका मतलब ये इसको इम्प्लाइज करना चाहिए कि जो fx1 है वो भी बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा किसके, fx2 के। ये भी एक इसकी दूसरी डेफिनेशन है, इसका जस्ट अपोजिट है ये, है ना। हमने यहाँ पे माना था कि ये इक्वल है तो ये इक्वल होंगे, हमने कहा अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर इनको भी इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। इसका आप नेगेशन जानते होंगे, स्टेटमेंट्स आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, तब आपने नेगेशन रूल पढ़ा होगा कि कैसे हम किसी सेंटेंस का नेगेशन बनाते हैं। ओके, तो fx1 fx2 के इक्वल होगा तो x1 को x2 के इक्वल होना पड़ेगा, किसके लिए, फंक्शन को 1 1 होने के लिए। अगर मैंने कहा कि नहीं x1 x2 इक्वल नहीं है तो फिर उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या माना जाएगा, 1 1 माना जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स में जैसे कि आपको दे देता हूं, सपोज करिए आइडेंटिटी फंक्शन शानदार एग्जांपल है, 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 2 आएगी, 3 की इमेज 3 आएगी, मतलब सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग मैप होंगे, है ना। सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग मैप होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग मैप हो रहे हैं, मीन्स आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 1। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज करिए ए में मैंने 3 एलिमेंट लिए, -1 0 और 1, और मैंने बी में एलिमेंट लिए सपोज करिए 0 और 1। ठीक है, मैंने एक fx लिया जिसकी वैल्यू ली x²। अब अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मेरा क्या है, -1 0 और 1, और इधर मेरे कौन है, 0 और 1। मैंने अगर -1 की इमेज निकाली तो -1 की इमेज का मतलब -1 का स्क्वायर दैट इज 1, यानी कि -1 कहाँ मैप करेगा, 1 पे। फिर मैंने कहा कि अगर मैंने f1 की इमेज निकाली तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, यानी कि 1 की इमेज भी कहाँ जा रही है, 1 पे। देखिए -1 नॉट इक्वल टू 1 है, पता है आपको, दोनों एलिमेंट ये डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी जो इमेजेस हैं, इसकी इमेज भी बना रही है, इसकी इमेज भी बना रही है, मतलब -1 इज नॉट इक्वल टू 1, बट f of -1 is equal to f of 1, means this function is not 1 1। मेरी बहुत अच्छे से बात क्लियर हो रही होगी आपको, जो भी मैं बताना चाह रहा हूं वो, कि किस तरीके से फंक्शन कॉन्ट्राडिक्शन में चला गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं हो पाया। ठीक है ना, समझ में आई होगी मेरी बात। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आ जाते हैं हम किस पर, ऑन टू फंक्शन पर। क्या होता है ऑन टू फंक्शन, इसको हम एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव, है ना। अच्छा, 1 1 को क्या कहते हैं, तो 1 1 को कहते हैं हम इंजेक्टिव। नोट कर सकते हो, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि नहीं ये बताया नहीं हमें। 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। क्या डेफिनेशन होती है कि मान लीजिए कि इफ एफ डिफाइन कर रखा है, ए से कहा जा रहा है बी पर, इज ए फंक्शन is known as या is called onto function, onto function if for all b belongs to b there exist एक a होना चाहिए a में, सच दैट कि एफ ए की जो वैल्यू है वो किस पे जानी चाहिए, बी पे। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको लिटरली सॉल्व कर देता हूँ, है ना। ये तो इसकी एक डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर बुक में मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आपको ये देखना है कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होगा जब उसका जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ एक्स, ये किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन के। अगर ऐसा हो गया है तब भी फंक्शन क्या है, तब भी फंक्शन हमारा ऑन टू है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ के सारे एलिमेंट्स की आपने इमेजेस निकालनी, यहाँ के सारे एलिमेंट्स की आपने इमेजेस निकालनी, और यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट छूट गया जिस पर किसी की इमेज नहीं आई, यहाँ इमेज आ गई, ये सारी की सारी मान लीजिए इमेजेस से भर गया, लेकिन इस पर ये कोई एलिमेंट है सपोज करिए 1, और इस 1 पर इमेज नहीं आई है किसी भी एलिमेंट की, मतलब ये खाली रह गया। खाली रह गया का मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाया। तो ये यही बता रहा है कि बी में बैठे हुए सारे एलिमेंट्स के लिए, ये बी के एलिमेंट हैं, इस बी के सारे एलिमेंट्स के लिए आपने कोई भी एलिमेंट उठाया बी, उस बी एलिमेंट के लिए आपके पास इधर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए ए, सच दैट कि उस एलिमेंट की इमेज कहां जाती हो, बी पर जाती हो, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ कोई एलिमेंट खाली है तो इसका मतलब यहां से तो उसकी इमेज आई नहीं है, मतलब यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसकी इमेज ये हो। ठीक है, और जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, मैंने ये कहा था कि एफ एक्स को क्या ले लेते हैं, x², ए को मैंने क्या लिया था, -1 0 एंड 1, और बी को मैंने क्या लिया था, 0 एंड 1। अगर मैंने यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिया था x², तो मैंने -1 की इमेज निकाली तो वो कितनी आई, 1। मैंने 0 की इमेज निकाली तो 0, फिर मैंने 1 की इमेज निकाली
तो वो कितनी आ गई 1। ये है f ऑफ -1 दैट इज स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज f0 एंड दिस इज f1। ठीक है, तो इनकी में जो आ रही हैं इसका मतलब ये है, देखिए अगर मैं वेन डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, दिस इज योर -1 0 एंड 1 और यहाँ पर है आपका 0 और 1। 0 की इमेज 0 पे जा रही है, इसकी इमेज यहाँ पे आ रही है, इसकी इमेज, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अगर आप 0 की पूछोगे तो 0 की प्री इमेज क्या होगी, अब यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए प्री इमेज, अब यहां से प्री इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। 0 क्या है, देखिए ये वाला जो 0 है ये इमेज है, किसकी इमेज है, ये 0 की, ठीक है ना। ये 0 की इमेज है, कौन, ये वाला 0, लेकिन ये 0 इमेज किसकी है, 0 की, तो 0 यहां पे क्या है, प्री इमेज। बस ये चीज सीखनी है, यानी कि इमेज जो 0 आ रही है ये किसकी इमेज है, ये 0 की इमेज है। तो 0 क्या हमारे यहाँ पे प्री इमेज। जैसे अगर यहाँ पे ले लीजिए 1 को, 1 हमारी यहाँ पे इमेज है ना, हम इसको नोट करते हैं। अब ये कौन कौन से दो एलिमेंट हैं जो इस पे आ रहे हैं, तो एक है -1 और एक है 1, यानी कि ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं वो क्या है हमारे यहाँ पे प्री इमेज, ठीक है ना। अब देखिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि -1 की इमेज भी यहीं जा रही है और 1 की इमेज भी यहीं जा रही है, बट ये ऑन टू है, ठीक है ना। इस फंक्शन को मैंने कहा था कि ये 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1, बट ये कैसा है, ऑन टू, ठीक है। तो किसी का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई फंक्शन 1 1 है ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ओके, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको कि फंक्शन 1 1 कब होगा, ऑन टू कब होगा, है ना। प्री इमेज क्या होगी, इमेज क्या होगी, है ना। और जब भी कलेक्शन ऑफ प्री इमेज की बात करी जाए, ध्यान रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्लियर कर दूं इमेज और प्री इमेज के बारे में। अगर मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो क्या प्री इमेज होगी, क्या इमेज होगी, इसको क्लियर कर लीजिए। x जो होता है दिस इज द इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू। इसके बाद क्या निकल के आता है यहां से y, y को क्या कहते हैं हम, आउटपुट वैल्यू। इस आउटपुट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इमेज। इस इमेज को जो x मैप करता है, विच x मैप, ओके, उस x को हम क्या कहते हैं, प्री इमेज, ठीक है ना। उस x को हम क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इमेज का कलेक्शन बनाता, कोई फंक्शन है जो a से कहा जा रहा है b पर, अगर मैं इमेज का कलेक्शन बनाता, इमेज ऑफ f, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं f a से। बच्चों ध्यान से समझोगे, इसका मतलब है कि एफ एक्स और x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहता कि प्री इमेज ऑफ f बनाइए, तो इसको कहते हैं बच्चों f इनवर्स b। क्या कहते हैं, f इनवर्स b। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको x सच दैट एफ एक्स जो कहां बिलोंग करता है, b में। दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इन चीजों को, बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा फिर। इमेज मतलब एफ, एफ पर ए अप्लाई होता है। ऐसे देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहां से यहां तक जाने का काम कौन कर रहा है, एफ। तो जब यहां से यहां तक लौटने का काम करेगा तो कौन करेगा, एफ इनवर्स, है ना। तो लौटेगा तो किधर से लौटेगा, बी से। जा रहा है तो कैसे जा रहा है, ए से। तो ए ऑपरेट होके गया एफ ए पर, तो इमेजेस बन गई, है ना। जब ये लौट के आया, किसके लिए लौट के आ रहा है, प्री इमेजेस के लिए। तो प्री इमेजेस का मतलब होगा एफ इनवर्स बी से। प्री इमेजेस में कौन कंसिडर किए जाएंगे, एक्स, क्योंकि वो यहां से कंसिडर होने हैं, और यहाँ पे कौन होते हैं, एफ एक्स। तो इमेज में तो एफ एक्स कंसिडर किए जाते हैं, और प्री इमेज में कौन कंसिडर किए जाते हैं, एक्स, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना ये सारी चीज। ओके, मैं एक एग्जांपल अभी आपको दे रहा था, उसी का थोड़ा सा समझा देता हूं। मैंने a बराबर क्या ले रखा था यहाँ पे, -1 0 और 1, और b बराबर क्या ले रखा था मैंने, 0 और 1। एफ एक्स मैंने क्या ले रखा था, एक्स स्क्वायर। तो इमेजेस का कलेक्शन क्या था मेरा, 0 और 1। क्यों, क्योंकि मैं इमेज ऑफ एफ एक्स बनाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता हो, ए को। मतलब ये है मेरा एफ ऑफ ए, जिसकी वैल्यू एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब, एफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर से, सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता हो, ए को।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है -1, 0 और 1। अब एक्स की वैल्यू रखते जाइए, इसको कलेक्ट कर लीजिए, तो 0 और 1 इसका क्या आ जाएगा, इमेज ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्री इमेजेस के लिए। प्री इमेज में अगर मैं चलूं तो देखिए, प्री इमेज में मैंने बताया था कि एफ इनवर्स बी निकालना है ना। तो एफ इनवर्स बी में मेरे पास दो एलिमेंट है, एक बार तो मैं निकालूंगा एफ इनवर्स 0 और एक बार निकालूंगा मैं एफ इनवर्स 1। एफ इनवर्स 0 का मतलब क्या होगा, एफ इनवर्स 0 का मतलब ये होगा कि वो एक्स उठाना है आपको ए में से सच दैट जिसने किसको मैप किया हो 0 को। यहाँ पे आऊंगा तो मुझे वो एक्स उठाने हैं ए से जिसने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हो 1। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ऐसा कौन सा है ए में जिसने 0 मैप किया है, तो 0 ही है, इसका मतलब इसमें केवल 0 आएगा। ठीक है, अब इसमें जाएंगे तो इसमें कौन कौन से एक्स आएंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है 1। एफ एक्स की वैल्यू 1 कब कब आई होगी, जब आपने -1 पुट किया होगा और 1 पुट किया होगा। सो दीज आर दी प्री इमेजेस। ओके, प्री इमेजेस का कलेक्शन जो है वो एक से ज्यादा का हो सकता है ना, और ऐसा ही होगा। जब प्री इमेज का कलेक्शन एक से ज्यादा होने लग जाता है ना बच्चों, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। ओके, जब प्री इमेजेस का कलेक्शन एक से ज्यादा एलिमेंट्स में आता है तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होता। ठीक है, आज का सेशन मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि एक बहुत ही न्यूली बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है 2022-2023 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लेटेस्ट पैटर्न से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। और क्लास 12th के लिए और क्लास 11th के लिए वी हैव स्टार्टेड अ वेरी डेडिकेटेड कोर्स रामानुजन बैच। ओके, तो उसमें हम सारा का सारा कॉन्फ्रेंसिव कोर्स कवर करा रहे हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है ना, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसको शेयर करिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप कंटिन्यू अपनी जो पढ़ाई है उसको नोट्स बेसिस पे रेगुलरली अपनी नोटबुक में लिखते चलें। चलिए, तो मैं आज के सेशन को खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच बच्चों।